इलास्टिक रेंज का मैक्सिमम पॉइंट जो है इसने अज्यूम करा कि फेलियर स्ट्रेस ने क्या अज्यूम करी, Fy अज्यूम करी। क्या मतलब है Fy का? तो ये कहता है कि अगर आप किसी भी एक बार पे या किसी भी एक मेंबर पे जब आप लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से उस मेंबर के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे या किसी भी फाइबर पे अगर स्ट्रेसेस Fy चली जाती हैं, यानी कि यील्ड अगर आ जाती हैं, तो उस टाइम जो लोड होगा उसको हम लोग फेलियर लोड मानेंगे। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। किसी भी मेंबर पे अगर आप लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से उस मेंबर पे किसी भी क्रॉस सेक्शन पे या किसी भी फाइबर पे अगर स्ट्रेसेस Fy आ जाती हैं तो उस टाइम जो लोड होगा उसको हम फेलियर लोड मानेंगे। ये WSM ने कहा। Fy का मतलब इलास्टिक का मैक्सिमम पॉइंट, इलास्टिक का मैक्सिमम पॉइंट यानी कि लीनियर कर्व को बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, फेलियर मानेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग क्या मान रहे हैं, फेलियर मान रहे हैं। जैसे ही इसने ये बात कही तो किसी एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि सर ठीक है, आपकी बात, आपने Fy बोला, कोई अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक डाउट है। वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि मान लीजिए सर आपने कोई भी एक प्लेट लिया और इस प्लेट से आपने 5 स्पेसिमेन बनाए। इस प्लेट से आपने 5 स्पेसिमेन बनाए, 1 2 3 4 5 स्पेसिमेन बनाए। एक ही प्लेट है, उससे आपने 5 स्पेसिमेन बनाए, या एक ही मतलब एक ही प्लेट से 5 स्पेसिमेन बनाए। आप मुझे ये बताओ, आपका मतलब WSM से बात कर रहा है ये, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये पांचों स्पेसिमेन जो कि एक ही प्लेट से काट के बनाए गए हैं क्या सेम Fy देंगे? तो WSM ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि WSM यहीं पे काम करता है। तो WSM ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजेनियस नहीं होता है। तब उस बंदे ने वापस कहा WSM से कि सर एक बात सोचिए, यहां तो एक ही प्लेट से 5 स्पेसिमेन सेम Fy नहीं दे रहे हैं, स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे मेंबर लगे हैं। देन हाउ विल यू एंश्योर दैट एनी पर्टिकुलर लोड इज द फेलियर लोड? क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे मेंबर लगे, कब किस पे Fy पहुंच जाएगा ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजेनियस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोड का पोजीशन जो हम लोग मान के चल रहे हैं वो भी डिफर कर सकता है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल अलग हो सकती है, कंस्ट्रक्शन एरर हो सकता है, डिजाइनिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, सिलेंडरनेस इफेक्ट हम लोग अलग तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर भी साइट पे होते हैं, उसके लिए तो हम ऐसी कुछ बात कर ही नहीं रहे। तब WSM ये कहता है ओके, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सारी चीजें साइट पे हो रही है, मेनली क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है, यानी कि कोई भी मटेरियल होमोजेनियस नहीं है। तो जब नहीं है तो इसने सबसे पहले जो अपना फेलियर माना था, वो फेलियर कहाँ पे माना था, Fy पे। अब ये क्या करता है, मटेरियल के लिए ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी एंड सर्वल फैक्टर्स, ये एक सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करता है जिसका नाम हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसका नाम हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर है और मटेरियल के लिए अप्लाई किया गया है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पहले Fy था, अब हम क्या कर रहे हैं, Fy को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। तो नया जो स्ट्रेस आया है, वो नया स्ट्रेस हो जाएगा, दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस। तो जब मैं Fy को डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, परमिसिबल स्ट्रेस मेरे पास में इतनी सी आएगी। ये जो स्ट्रेस होगी दैट इज द परमिसिबल और अलाउएबल स्ट्रेस, दिस इज द परमिसिबल और अलाउएबल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास में यह अगर मैं देखता हूं तो परमिसिबल और अलाउएबल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि ये WSM के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस है जो अलाउ की जा रही है। इससे बाहर अगर स्ट्रेस आ गई तो मेंबर फेल हो जाएगा। कौन सी स्ट्रेस बाहर हो जाएगी भाई? ये तो WSM अपनी तरफ से बोलता है कि अगर आप टेंशन मेंबर डिजाइन कर रहे हो तो टेंशन मेंबर के लिए कुछ वैल्यू लिख देगा कि ये मेरी तरफ से वैल्यू है।
अब लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है, जिसको वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, तो लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो स्ट्रेस का वैल्यू इससे लेस ही रहना चाहिए, तभी ये सेफ माना जाएगा, तभी ये सेफ माना जाएगा। अगर लोड की वजह से जो स्ट्रेस आई है, अगर ये स्ट्रेस परमिसिबल को एक्सीड कर गई, तो डब्ल्यूएसएम कहता है कि मेरी साइड से अब ये फेल है। मैं कब तक एग्री हूं? जब तक इसकी ये जो स्ट्रेस आई है उसका वैल्यू इससे लेस रहे। तो डब्ल्यूएसएम के लिए अगर मैं डब्ल्यूएसएम से अगर डिजाइन करता हूं तो भी मेरे पास में दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू द लोड, दैट इज द वर्किंग स्ट्रेस, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल और अलाउबल स्ट्रेस। चलो ये भी ठीक है। परमिसिबल अलाउबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड, जो हमने FY तक माना है, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि मटेरियल के लिए लगाया गया है। चलो ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट हो जाएगा? अब अगर इसमें हम देखें तो भाई ये डब्ल्यूएसएम का कार्यकारी क्षेत्र है, वर्किंग जोन। डब्ल्यूएसएम सिर्फ इतने से जोन के अंदर बात करता है, इसके आगे क्या हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं है। हम ये अच्छे से जानते हैं, यहां से यहां तक इलास्टिक रेंज होती है, तो दिखती सी बात है डब्ल्यूएसएम जो है प्योर इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि ये इलास्टिक रेंज के अंदर काम करता है, इसलिए डब्ल्यूएसएम को कई बार हम लोग इलास्टिक थ्योरी मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलास्टिक? क्योंकि ये इलास्टिक जोन के अंदर है। दूसरा, इसमें मटेरियल का बिहेवियर हमेशा लीनियर होगा, हमेशा लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि ये FY से कम के अंदर है और FY तक लीनियर मानते हैं हम लोग। आ गया समझ में? तो ये जो है वो लीनियर पाथ को फॉलो करता है। इलास्टिक मेथड, इलास्टिक जोन में तो इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होगा। जब हम इलास्टिक थ्योरी की बात करते हैं तो मटेरियल भी होमोजीनियस लेके ही चलते हैं, कंपोजिट मटेरियल नहीं लेते हैं, वो आगे बात करेंगे इसके लिए। क्लियर है? तो ये डब्ल्यूएसएम के पॉइंट हो गए। तो इसमें कर्व जो होगा हमेशा लीनियर होगा, चाहे वो स्टील का हो चाहे वो RCC का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लीनियर ही होगा, ये पक्की बात है। अब ये जो है डब्ल्यूएसएम नॉन लीनियर पाथ को फॉलो अप नहीं करता, बकलिंग को फॉलो अप नहीं करता, बकलिंग की मतलब एक्सट्रीम बकलिंग को फॉलो अप नहीं करता। तो ये सारी चीजें डब्ल्यूएसएम में आ गई। तो ये तो डब्ल्यूएसएम की कहानी है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये होता है कि मैं ये जानता हूं कि FU जो होता है वो होता है 410 या 412, मान लो 410 होता है। आप थोड़ा सा सोचो, किसी भी माइल्ड स्टील के लिए FU 410 है। मैंने पहले इसका जो लिमिट डिसाइड किया वो 250 किया था। पहले मैंने कितना डिसाइड किया? 250 किया। फिर किसी के कहने पर, वैलिड रीजन था, तो मैंने उसको कहने पर इसकी वैल्यू क्या कर दी? 150 कर दी। ये रैंडम डेटा ले रहा हूं, 150 कर दी। फिर मैं ये बोलता हूं कि लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो स्ट्रेस इससे भी कम होनी चाहिए। मान लो 100 वैल्यू आ गई, लोड की वजह से 100 वैल्यू आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? ओके इट इज सेफ इन डिजाइन। अब 1 मिनट के लिए सोच के देखो, जो मटेरियल 410 तक लोड ले सकता था, आपने पहले उसका लिमिट 250 ही फाइनल किया, फिर नॉन होमोजेनिटी की वजह से आपने उसकी लिमिट जो है 150 ही फिक्स कर दी। फिर आप क्या बोल रहे हैं? इसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि लोड की वजह से जो स्ट्रेस आती है इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ये मेरी साइड से मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये रहा कि भी F का वैल्यू 100 से कम 150 से कम होना चाहिए। यानी कि अगर 100 आ जाता तो मैं क्या बोल रहा हूं? ओके डब्ल्यूएसएम के हिसाब से सेफ इन डिजाइन। तो डब्ल्यूएसएम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि ये मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता है, ये 1/3 या 1/4 प्रॉपर्टी यूज करता है। 1/3 या 1/4 प्रॉपर्टी यूज करता है। इसका मतलब ये मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता। जब पूरी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अगर मुझे हेवी लोड ट्रांसफर करना है तब मेंबर का डायमेंशन बहुत ज्यादा होगा। मेंबर का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, लार्ज इन डायमेंशन, मोर रिजर्व्ड स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रिजर्व्ड होगी। मटेरियल का हम जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम यूज कर पा रहे हैं, सो मोर रिजर्व्ड स्ट्रेंथ रहती है।
दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि जो ब्रिजेस या हेवी स्ट्रक्चर जो है कम लोड के लिए डिजाइन किए गए थे, आज भी वो हेवी लोड को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, कारण ड्यू टू दिस मोर रिजर्व्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये डब्ल्यूएसएम की कहानी थी। कंक्लूजन, लीनियर पाथ को फॉलो करता है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस होगी, परमिसिबल या अलाउबल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, लोड की वजह से जो स्ट्रेस आई है हमेशा इससे लेस होनी चाहिए इलास्टिक जोन में, इसलिए इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होगा, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो परमिसिबल स्ट्रेस होगी, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेस को लेके बात की जा रही है। तो ये जो है WSM स्ट्रेस कंट्रोल अप्रोच मेथड है, स्ट्रेस कंट्रोल अप्रोच मेथड है, क्योंकि ये अपनी पहले से लिमिट बता देता है। टेंशन आ रहा तो इतनी वैल्यू मेरी पहले से फाइनल है, कंप्रेशन आ रहा तो ये वैल्यू फाइनल है, एक्सियल कंप्रेशन में इतनी, बेंडिंग कंप्रेशन में इतनी, पहले से फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो मैंने पहले से ही स्ट्रेस की वैल्यू डिफाइन कर रखी है या फिक्स कर रखी है, इट मींस दिस इज द स्ट्रेस कंट्रोल अप्रोच मेथड। तो ये स्ट्रेस कंट्रोल अप्रोच मेथड होता है। इसमें मटेरियल के लिए सेफ्टी फैक्टर यूज किया गया जिसका नाम होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओनली मटेरियल के लिए, लोड के लिए नहीं किया गया। ठीक है, मटेरियल के लिए यूज किया गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इससे पूछा गया कि यार आपने मटेरियल में नॉन होमोजेनिटी करा, अच्छी बात है, सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि लोड भी तो वेरी कर सकता है, जरूर थोड़ी है लोड वही रहेगा जो तुमने कंसीडर करा है। हमने कंसीडर करा कि लोड की पोजीशन यहां होगी मैक्सिमम, बट वो भी डिफर कर सकती है, पॉसिबल है। इन फ्यूचर लोड बढ़ भी सकता है देन, क्योंकि आप तो वही लोड ले रहे हैं जो आपको दिया जा रहा है। तब WSM कहता है क्यों टेंशन लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो, किस लिए? इसलिए क्योंकि भाई मेरे पास में अगर लोड ज्यादा हो भी गया, मान ले लोड ज्यादा हो भी गया, 100 की बजाय अगर ये लोड 150 भी हो गया, 150 भी हो गया, तो क्या होगा? F का वैल्यू बढ़ के PS से बाहर चला जाएगा, यही होगा ना, PS से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जाने दो, क्योंकि मेरे पास PS के बाद में मटेरियल ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रेक तो नहीं हो रहा, स्ट्रेसेस आगे बढ़ गई, मेरे साइड से फेल हो गया, बट मैं फेल तो नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। अगर मैंने FU को लेके बात कर ली होती तो दिखती सी बात है, इसके बाद में तो मटेरियल फेल ही होता है, चॉइस ही नहीं है, कोई रिजर्व्ड स्ट्रेंथ ही नहीं है जो एक्स्ट्रा लोड को कैरी कर सके। तो ये कहता है कि अगर लोड ज्यादा हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने जो है वो 1/4 प्रॉपर्टी ही यूज करी है मटेरियल की। अगर लोड में वेरिएशन हो भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, मटेरियल आराम से उसको ले लेगा। तो लोड के लिए WSM ने कोई भी सेफ्टी फैक्टर नहीं दिया है। तो जब लोड के लिए कोई भी सेफ्टी फैक्टर नहीं दिया तो भाई मेरे पास में ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया जो कि मटेरियल के लिए है, इसको कंप्लीट या फुल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? सो दैट इज द मीन ऑफ द WSM। और ये WSM की कहानी है, और जितने पॉइंट मैंने बोले, चाहे आप ESA का पेपर उठा के देखो या JEN AEN जो भी स्टेट PSUs हैं, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी हुई है। क्लियर है? इनमें से जो इंपॉर्टेंट अभी हम लिखेंगे। सो दिस इज द WSM एंड कॉमन टू बोथ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अल्टीमेट लोड मेथड पे। तो दिखती सी बात है भाई, जब मैं कोई नया मेथड डिजाइन में लाता हूँ या अपने सब्जेक्ट में अगर ऐड करते हैं या कुछ इन्वेंट करते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो जो मेथड है पुराने मेथड के ड्रॉबैक को कवर करेगा। और इसका ड्रॉबैक ये था कि ये मेटल की पूरी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहा है। तो नया मेथड आया ULM या प्लास्टिक डिजाइन मेथड। तो ये क्या कहता है, इसका ड्रॉबैक क्या है? FU तक लोड नहीं ले रहा। तो ये कहता है फेलियर कहाँ पे मानो? FU पे मानो। ये लो, इसका ड्रॉबैक कवर हो गया, अच्छी बात है। तो जब जैसे इसने कहा कि भी फेलियर जो है हम लोग FU पे मानेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे फेलियर मानेंगे, तो जैसे इसने ये लाइन बोली तो हम लोग वापस इस पे आ गए कि इसने जो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में FI बोला था, सेम ये भी ऐसा ही कुछ बोल रहा होगा। तब इससे बोला गया कि आप भी यही कहना चाहते हैं ना
कि अगर मैं किसी भी एक मेंबर पे लोड लगाता हूं तो लोड लगाने से उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे या फाइबर पे स्ट्रेसेस अगर Fu चली जाएं तो उस टाइम जो लोड होगा वो फेलियर लोड होगा। ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं? तो इसने कहा नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा। तो फिर Fu फेलियर कैसे? तो इसने कहा होल्ड ऑन। ये कहता है कि भाई अगर आपके पास किस स्ट्रक्चर पे कोई भी लोड लग रहा है, एनी लोड इज एक्टिंग, मान लीजिए डेड लोड लग रहा है, लाइव लोड लग रहा है, विंड लग रहा है, अर्थक्वेक लग रहा है, जो भी लोड लग रहे हैं, इन सारे लोड को मैं वर्किंग लोड से डिफाइन कर देता हूं। इन सारे लोड को मैं वर्किंग लोड से डिफाइन कर देता हूं और इन सारे लोड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लोड फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? लोड फैक्टर से। और इन सबको सम करूंगा, इन सबको सम करूंगा। तो जो ये वैल्यू आया है, जो भी लोड लग रहे हैं उन सारे लोड को मैं लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और इन सबको सम करूंगा। जो वैल्यू आया है दैट इज द फाइनल लोड विच आई नीड टू ट्रांसफर। उस लोड का वैल्यू मेंबर की अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए या बराबर हो सकता है, देन ओनली ये सेफ रहेगा। ठीक है, जितने भी लोड लग रहे हैं उनको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सबको सम किया, तो उसका वैल्यू Fu से लेस होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अब इससे पूछा गया कि यार एक चीज बताओ, तो फेल कहां होगा? फेल कहां होगा? तो इससे पूछा गया कि भी फेल कहां होगा। तब ULM कहता है आई डोंट नो। ULM क्या कहता है? आई डोंट नो। वाई आई डोंट नो? क्यों ये बोलता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ULM ये कहता है कि भाई फेल कहां होगा। तो ULM ये कहता है कि भाई मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता का मतलब क्या है? वैसा तो कोई मेथड लेंगे नहीं जिसमें फेलियर में ही अनसर्टेनिटी है। तो इससे पूछा गया कि कुछ बात तो बताओ, फेल होने की पॉसिबिलिटी कहां होगी? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बट पॉसिबिलिटी तो होगी। तब उसने कहा हाँ, ये जरूर बता सकता हूं कहां फेल हो सकता है। तब इसने कहा कि भाई Fy के बाद से लेके Fu तक मटेरियल बहुत ज्यादा एलोंगेट होता है, बहुत ज्यादा एलोंगेट होता है। तो मेरे पास फेलियर के अंदर कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है जैसे यहां पे थी। यहां पे मटेरियल फेल होगा बहुत ज्यादा एलोंगेशन की वजह से। तो अब ये एलोंगेशन की वजह से मेंबर यहां पे भी फेल हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आई डोंट नो। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, मतलब कॉम्बिनेशन टू कॉम्बिनेशन वेरी करेगा। यू हैव टू बी डिटरमाइन कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या होगा। और कोई भी मेंबर का एक्सट्रीम लार्ज डिफॉर्मेशन यानी कि बहुत ज्यादा एलोंगेशन की वजह से अगर फेलियर होता है तो उस फेलियर को बोला जाता है कोलैप्स फेलियर। उसको क्या बोला जाता है? कोलैप्स फेलियर। कोलैप्स फेलियर, रिपीट कर रहा हूं, एनी मेंबर, स्टील और आरसीसी दोनों में, एनी मेंबर विच में फेल ड्यू टू एक्सट्रीम लार्ज डिफॉर्मेशन, दैट फेलियर इज नोन एज द कोलैप्स फेलियर। क्लियर है? तो उसको हम लोग कोलैप्स फेलियर बोलते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उस लोड को बोला जाता है कोलैप्स लोड। उसको बोला जाता है कोलैप्स लोड। जिन्होंने पहले स्टील आरसीसी पढ़ रखा है कॉलेज में ही क्यों ना, तो लिमिट स्टेट में दो कंडीशन लिखते हो, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और कोलैप्स। दिस इज द कोलैप्स। और जिसने प्लास्टिक एनालिसिस कर रखा तो वहां पे जो भी वैल्यू निकाला है दिस इज बिलोंग टू दिस। ठीक है, तो इसने कहा कि भी मेरे पास में अनसर्टेनिटी है फेलियर के अंदर, अनसर्टेनिटी है फेलियर के अंदर। तो इसका ये तो बहुत बेकार मेथड हो गया, इसको खुद को ही नहीं पता फेल कहां होगा, तो मुझे ये सारा वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इससे पूछा गया कि चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, हम लोग ये भी निकाल लेंगे, आपने नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया वो भी समझ में आ गया। अब पॉइंट ये आता है कि सर WSM ने तो फेलियर में मटेरियल के लिए कुछ सेफ्टी फैक्टर यूज किया है, आपने तो ओनली लोड के लिए बात कर दी, मटेरियल के बारे में क्या?
भाई मटेरियल के लिए भी तो कुछ सेफ्टी फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि WSM ने तो उसके लिए बात करी थी, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तो ये कहता है मटेरियल के लिए कि यार क्यों टेंशन लेते हो, लुक एट दिस वैल्यू, लोड फैक्टर का वैल्यू देखो, इट इज टू मच, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अगर मुझे 100 यूनिट का लोड ट्रांसफर करना तो दैट मल्टीप्लाइड विद 1.5 या 1.8 समथिंग लाइक दैट। तो ये कहता है कि मटेरियल होमोजीनियस हो या ना हो, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट आ रहा है उसके लिए मैंने पहले ही लोड को इतना बढ़ा दिया है कि जो मैं मटेरियल सेलेक्ट करूंगा उसके अंदर क्या होगा कि ये पहले ही ओवरकम हो जाएगा। मान लो मुझे 100 यूनिट का लोड ट्रांसफर करना है और मैंने इसको 1.7 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं मटेरियल ऐसा सेलेक्ट करूंगा जिसकी स्ट्रेंथ 170 हो या उससे ज्यादा हो। तो मैंने ऐसा मटेरियल सेलेक्ट किया जिसकी स्ट्रेंथ 170 या उससे ज्यादा हो। अब नॉन होमोजेनिटी की वजह से मान लेते हैं इसकी वैल्यू 170 की बजाय 150 हो गई। मुझे ट्रांसफर तो एक्चुअल में 100 ही करना है, आराम से कर लेगा, कोई हेडेक नहीं है। तो ये मटेरियल के लिए कुछ भी नहीं बोलता है, जैसे ये लोड के लिए कुछ भी नहीं बोलता है वैसे मटेरियल के लिए कुछ नहीं बोलता है। कारण ये आपके सामने है, ठीक है, मान लेते हैं। तो लोड फैक्टर भी अपने आप में कंप्लीट सेफ्टी फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंप्लीट सेफ्टी फैक्टर हो गया। अब इसको भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी अनसर्टेनिटी इन फेलियर है। तो फिर नया मेथड पिक्चर में है, दैट इज द LSM, लिमिट स्टेट मेथड। मोटी मोटी बात बता रहा हूं, इसको हम और पॉइंट में लिखेंगे आगे। दिखती सी बात है, नया मेथड आया तो भाई पुराने जितने भी उनके सबके ड्रॉबैक को कवर करना चाहिए। तो लिमिट स्टेट मेथड ये कहता है कि सबसे पहले WSM के ड्रॉबैक को कवर करो। ये मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा, तो इसने कहा आप FU को लेके डिजाइन करो, FU को लेके डिजाइन करो, इसका ड्रॉबैक खत्म। ये कहता है अनसर्टेनिटी इन फेलियर, तो ये कहता है फेल भी FU पे ही होगा, फेल भी FU पे ही होगा। इसने मटेरियल के लिए सेफ्टी फैक्टर यूज किया, कंप्लीट सेफ्टी फैक्टर, दैट इज द नेम विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये कहता है कि मैं मटेरियल की होमोजेनिटी को भी कवर कर लेता हूं और लोड की पॉसिबिलिटी जो है इंक्रीज होने की, उन दोनों को कवर कर लेता हूं। तो ये कुछ भाग पार्शियल इसका लेता है, पार्शियल इसका वैल्यू लेता है। तो ये जो है जो लोड के लिए LSM जो है लोड के लिए जो वैल्यू यूज करता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, और मटेरियल के लिए यूज करता है गामा M। दिस इज द पार्शियल, कंप्लीट नहीं है, कुछ पार्ट इसका लिया कुछ पार्ट इसका लिया, दोनों के ड्रॉबैक को कवर कर दिया। दिस इज द LSM। तो LSM जो है वो पार्शियली है, इसमें जो सेफ्टी फैक्टर है कंप्लीट नहीं है, इट इज ए पार्शियल। कंप्लीट सेफ्टी फैक्टर ये है। तो ये मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी को भी यूज करता है और फेलियर भी पूरी प्रॉपर्टी पे जाके होगा, ठीक है। चूंकि ये FU पे जाके फेल होने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो कोई भी मटेरियल अगर यहाँ पे आके फेल होगा तो दिखती सी बात है ये वाला जोन कवर कर ही रहा होगा, तभी पहुंचेगा यहाँ पे। इसीलिए लिमिट स्टेट में आप लोग दो चीजें लिखते हो, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दिस वन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द WSM ULM यानी कि प्लास्टिक एनालिसिस एंड द LSM। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है वो आप लोग खुद को एक बार समझा लो, ताकि आगे हम जो भी पॉइंट लिखें वो आपको क्लियरली माइंड में बैठे रहे कि भाई ये क्यों लिखा है हमने। और अगर आप PYQ बना रहे हैं तो ये मोस्टली क्वेश्चन वहां पे आपको मिल गए होंगे जो मैंने वर्बल डिस्कशन किए। सो टाइम स्टार्ट नाउ। WSM ओल्ड एज के पीपल को रेफर करती है, बताओ।
कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो उसको लेके हमने सारी बातें कर ली। तो अब हम इसको डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो पहला हेडिंग लगाइए, राजन कह रहा है अकॉर्डिंग टू यू ऑफ कोर्स मी LSM हैज नो रिजर्व लोड। रिजर्व लोड नहीं, रिजर्व स्ट्रेंथ वेरी लेस होता है। मैं आपको RCC में तो इतना ज़्यादा ये क्लियरली इंडिकेशन नहीं देता है। जब हम स्टील स्ट्रक्चर करेंगे तो आप ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको आप परफेक्टली फील कर पाएंगे, है ना। WSM LSM से हम जब मटेरियल के लिए प्रोविजंस जब लिखेंगे तो आइडिया 100% लग जाएगा कि LSM क्या है और WSM क्या है। WSM बड़ा आसान है, बहुत मोटी मोटी बातें नहीं करता है, बहुत बड़ी चीज़ों के लिए एक लाइन में फॉर्मूला देता है कि ये कर लो काफ़ी है, क्योंकि वो इतनी सी बात कर रहा है। जब हम LSM में यहाँ आ जाते हैं, FU पे आ जाते हैं, तो FU आप जानते हैं इसके बाद में मटेरियल फेल ही होगा। जब हमने FU को लेके डिजाइन करना है तो मुझे हर वो चीज को चेक करना पड़ेगा जिसमें मटेरियल फेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू बी चेक। एंड LSM WSM के किसी एक फॉर्मूले को 8-10 पैरामीटर में कन्वर्ट करता है, और होगा भी सही, कारण क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी यूज कर लिया है। ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू मी राजन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। WSM ULM हैज रिजर्व लोड है? नहीं, गलत बोले हो बेटा। WSM हैज रिजर्व स्ट्रेंथ, नॉट लोड। रिजर्व लोड कुछ नहीं होता। चलो जी, तो कहाँ, एक मिनट, ये नहीं कहाँ थे हम लोग? हाँ, हेडिंग लगाइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हेडिंग लगाइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और इसके अंदर जो है पहला पॉइंट लिखिए। अब मैं जो बता रहा हूं वो पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मटेरियल बिहेव इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर। तो आपको ये लीनियर भी समझ में आ गया होगा, इलास्टिक भी समझ में आ गया होगा। तो मटेरियल बिहेव इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर, बिहेव इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर मटेरियल बिहेव इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर, लीनियर इलास्टिक मैनर। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्ट्रेस एट एनी सेक्शन शुड नॉट मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेस। ये आप लोग समझ सकते हैं जो मैं लिखवा रहा हूं क्या है ये। स्ट्रेस एट एनी सेक्शन शुड नॉट मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेस, शुड नॉट मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउबल स्ट्रेस, और अलाउबल स्ट्रेस that is given by strength of material considered, strength of material considered divided by factor of safety, divided by factor of safety। आशीष कुमार, ये WL और UL का मतलब क्या है? एक बार इसको क्लियर लिख दो ताकि मैं आंसर दे सकूं। तो ये हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउबल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहां पे अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल
कंसिडर्ड, और ये हो जाएगा दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो भाई मेरे पास में अगर मैं मटेरियल देखता हूं तो दो तरीके का मटेरियल है, एक हो जाएगा कंक्रीट दूसरा हो जाएगा स्टील। मैं इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई इश्यू नहीं। एक हो जाएगा कंक्रीट और दूसरा हो जाएगा स्टील। कंक्रीट के लिए WSM में, कंक्रीट के लिए WSM में जो मैं मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसीडर करता हूं वो हो जाएगा FCK। WSM में कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ कंसीडर की जा रही है वो FCK की जा रही है, और स्टील की जो हम लोग लेते हैं दैट इज द FY। ये LSM और WSM दोनों में इतनी लेंगे, कारण क्योंकि हम ये जानते हैं कि FY तक कर्व लीनियर रहता है, और लीनियर है तो E का वैल्यू हम सेम ले सकते हैं, तो दोनों में सेम ले रहे हैं, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिया गया कंक्रीट के लिए 3 और 4, 3 लिखा गया फॉर बेंडिंग कंप्रेशन, 3 लिखा गया फॉर बेंडिंग कंप्रेशन, ये ऊपर भी बेंडिंग कंप्रेशन, और 4 लिखा गया फॉर एक्सियल कंप्रेशन। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग जो है यहाँ पे कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 मानेंगे, ठीक है। स्टील के लिए जो वैल्यू होती है वो हो जाएगा दैट इज 1.8। स्टील के लिए जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा 1.8। क्लियर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए हो जाएगा 3, बेंडिंग कंप्रेशन के लिए 4 हो जाएगा, एक्सियल कंप्रेशन के लिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट, सो आप बेंडिंग के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे। स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है दैट इज द 1.8, नोट करिए। हेडलाइन WSM, हाँ WSM को लेके ही बात कर रहे हैं बेटा हम। वर्किंग और अल्टीमेट लोड, वर्किंग लोड लीनियर पर काम करता है तो अल्टीमेट लोड कर्व पर कहाँ। आशीष सही है बेटा। स्टील आप पढ़ाओगे? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। WSM LSM हैज रिजर्व्ड लोड, रिजर्व्ड स्ट्रेंथ, हाँ ये रहते हैं। WSM LSM दोनों में, LSM में रहती है थोड़ी कम रहती है बजाय WSM के, बट रहती हैं। राजन सर स्टील में 1.15 होता है, स्टील में 1.15 बेटा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। अनुज 1.15 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा हूं, और ये कंप्लीट सेफ्टी फैक्टर है ना, मटेरियल के लिए है ये, और मटेरियल के लिए कंक्रीट के लिए वैल्यू हो जाएगा 3 बेंडिंग के अंदर, और एक्सियल कंप्रेशन में तो 4, एंड स्टील के लिए 1.8, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज ये क्या है, ये नहीं। चलो अब यहां से एग्जाम के अंदर एक चीज और पूछी गई है, मैं इसके बाद में लिखना है आप लोगों को, इसके बाद में नोट करना है। टेबल समझ नहीं आई भाई। परमिसेबल स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर मुझे कंक्रीट के लिए परमिसेबल स्ट्रेस लिखना है, कंक्रीट के लिए अगर मुझे परमिसेबल स्ट्रेस लिखना है तो क्या लिखूंगा? परमिसेबल स्ट्रेस कंक्रीट के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड होगा FCK। अगर मैं बेंडिंग के अंदर वैल्यू लिख रहा हूं तो यहां पे हो जाएगा 3। अगर मैं एक्सियल कंप्रेशन में लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा FCK/4। तो परमिसेबल स्ट्रेस बेंडिंग कंप्रेशन में निकाली जाएगी FCK/3 से, और ये निकाला जाएगा FCK/4 से। अगर मैं स्टील के लिए लिखता हूं परमिसेबल स्ट्रेस
तो ये लिखा जाएगा दैट इज पी एस इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.8। कई बार ये 1.78 भी लिखा आता है, तो आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.8 दिस वन। तो टेबल समझ में आ गई पवन? दिस इज द टेबल, क्लियर है। तो ये तो हमने जो लिखा है उसी का एनलार्ज फॉर्म है, इसको मैंने टेबल में लिख दिया सेम चीज को। अब दोस्तों पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है, अब आपको जो लिखना है वो ये लिखना है जो मैं अभी लिख रहा हूं, नोट करके टेबल के बाद में, जो हमने टेबल लिखा है उसके बाद में नोट करके ये कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का अगर मैं देखता हूं, कंक्रीट के लिए अगर मैं देखता हूं तो ये ज्यादा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील से। स्टील माने रेनफोर्समेंट से। क्यों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना होता है? 3 होता है। अगर मैं जनरल बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3, और ये स्टील के लिए हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.8, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इससे बढ़िया तो यही कर लो। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्या है कि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 या 4 होता है, स्टील के लिए 1.8 होता है। तो भाई ये ज्यादा क्यों? वाई? एनीवन? ये क्वेश्चन जेईएन में आया हुआ है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये होगा कि स्टील के लिए हम लोग कम सेफ्टी फैक्टर ले सकते हैं। कारण क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चर्ड होती है कंपनी में, जहां पे सब कुछ कंट्रोल्ड रहता है, तो वहां पे रेनफोर्समेंट की यानी कि स्टील की क्वालिटी में वेरी करेगा, ऐसा चांसेस बहुत कम है। लेकिन कंक्रीट चूंकि साइट पे बनती है, साइट पे उसको प्लेस करते हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लेबर वर्क, सब कुछ उसकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैन नॉट एंश्योर्ड एट साइट, दैट्स व्हाई विल टेक द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए ज्यादा लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई मोर। ज्यादा क्यों है? वाई मोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज क्वालिटी ऑफ कंक्रीट cannot be ensured at site. Quality of concrete cannot be ensured at site. हम साइट पे क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इंश्योर नहीं कर सकते। That's why we'll take the higher factor of safety for concrete than the steel. नोट कर लो। पवन, आई होप कि टेबल समझ में आ गया होगा। प्रिंस, दिस वैल्यू 1.78 और 1.8 ये भी होता है, लिख दिया इसको। स्टील इज प्रोड्यूस अंडर स्किल्ड वर्कमैनशिप बट कंक्रीट इज नॉट। हाँ, कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल पर्पज। बिकॉज BCZ मीन्स बिकॉज भी आ सकता है कि सर ये आपने जो लिखा है बेंडिंग के लिए लिखा है, फॉर बेंडिंग कंप्रेशन, और ये आपने लिखा है फॉर एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा या कम क्यों? तो उसका भी हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोट टू करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं फॉर कंक्रीट। अब मैं बात कर रहा हूं कंक्रीट के लिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4। एक्सियल कंप्रेशन में ज्यादा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 3 फॉर बेंडिंग कंप्रेशन। ये हम लोग बात कर रहे हैं कंक्रीट के लिए, बेंडिंग कंप्रेशन। क्वेश्चन ये आता है वाई, ज्यादा क्यों है? वाई मोर। इसके आगे आप लिख लेना वाई मोर, ये ज्यादा क्यों है?
ठीक है, ये ज्यादा क्यों होगा? एक्सियल कंप्रेशन में आप ज्यादा सेफ होने की कोशिश कर रहे हैं बजाय बेंडिंग कंप्रेशन के। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, तो एक्सियल कंप्रेशन में अगर मैं देखता हूं तो इसकी वजह से सिग्मा जो होगा, एक्सियल स्ट्रेस जो होगी, वो एक्सियल स्ट्रेस क्या आएगी? एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। यानी कि अगर आप कोई भी सेक्शन लेते हैं, उस पर लोड लगाते हैं, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस आएगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू पी बाई ए व्हेन द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर। जब लोड आप सेंटर पे लगा रहे हैं तो उस बीम के अंदर, नॉट बीम, उस कॉलम में एक से लोड आता है, तो उस कॉलम में जो स्ट्रेस होगी वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगी, वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगी। दिस इज द यूनिफॉर्म स्ट्रेस, दैट इज द P बाई A, दिस इज द P बाई A, दिस इज द यूनिफॉर्म स्ट्रेस, यूनिफॉर्म स्ट्रेस। ये एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बेंडिंग कंप्रेशन की बात करता हूं, तो बेंडिंग कंप्रेशन में मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक बीम सेक्शन है, जब इस पे हम ट्रांसवर्स लोडिंग लगाते हैं, तो ट्रांसवर्स लोडिंग लगाने से इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है, वो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है ये इस तरीके से। तो ये कैसे बना है? तो हमारे पास इक्वेशन है m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो हमें चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन आई इंटू वाई। जैसे जैसे मोमेंट बढ़ाएंगे तो मेरे पास में F का वैल्यू बढ़ता जाएगा। F होता है बेंडिंग स्ट्रेस और Y होता है न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। तो मैं Y का वैल्यू टॉप पे देख लेता हूं और बॉटम पे देखता हूं, सबसे ज्यादा यही होगा, हाँ या ना? तो भाई सब इस मोमेंट की वजह से Y जितना ज्यादा होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से जितना ज्यादा दूरी पे होगा, वहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। तो मेरे पास में जैसे जैसे मोमेंट बढ़ाऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगी, और ये कहां पे ज्यादा होगी? जहां पे Y ज्यादा होगा। कहां पे कम होगी? जहां पे Y कम होगा। तो Y की पावर 1, वेरिएबल कौन हो गया? Y हो गया। तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो मेरे पास में कर्व लीनियर बनेगा। I बाई वाई को ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा F मैक्स और यहाँ पे आ जाएगा F मैक्स। तो टॉप और बॉटम पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम होगी। अब ध्यान से सुनो, WSM ये कहता है कि अगर स्ट्रेस का वैल्यू, लोड की वजह से जो स्ट्रेस आई है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू दिस, लोड की वजह से जो स्ट्रेस आई है वो वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर। इससे ज्यादा होगी तो मटेरियल फेल होगा, माना जाएगा। तो अगर मैं एक्सियल कंप्रेशन लेता हूं, यानी कि कॉलम लेता हूं, कॉलम के अंदर अगर मैं कॉलम लेता हूं, कॉलम के अंदर अगर मैं जब इस पे लोड लगाऊंगा, तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस आएगी, पूरे क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली होगी, और एक साथ जो है वो स्ट्रेसेस का वैल्यू परमिसिबल के बराबर, यानी कि ये चला जाएगा परमिसिबल के बराबर। यानी कि जिस पर्टिकुलर लोड के ऊपर P का वैल्यू जो है परमिसिबल के बराबर चला गया, WSM के हिसाब से फेलियर आ गया। अब आप इस पे लोड लगा ही नहीं सकते WSM के हिसाब से। क्यों? पूरे क्रॉस सेक्शन पे परमिसिबल स्ट्रेस पहुंच चुका है। तो नो रिजर्व्ड स्ट्रेंथ इसके अंदर। लेकिन जब मैं इसमें बात करता हूं बेंडिंग के अंदर, तो मेरे पास में परमिसिबल स्ट्रेस जो पहुंचती हैं वो ओनली एक्सट्रीम फाइबर में पहुंची हैं। बाकी सारी की सारी फाइबर बीच के अंदर जो है, ऊपर वाली और नीचे वाली सतह, सरफेस के नीचे जो भी फाइबर्स हैं वो अभी भी इलास्टिक में, वो परमिसिबल पे नहीं पहुंचा है। तो इस पे आप और लोड लगा सकते हो।
आ रहा समझ में? तो इट हैज रिजर्व्ड स्ट्रेंथ दैट मच, ये रिजर्व्ड स्ट्रेंथ इसके अंदर रहती है। तो फ्लेक्सर मेंबर यानी कि बेंडिंग के अंदर मेरे पास में रिजर्व्ड स्ट्रेंथ रहती है, जबकि एक्सियल में नहीं रहती है। इसीलिए मुझे एक्सियल में ज्यादा सेफ्टी फैक्टर यूज करना पड़ता है बजाय बेंडिंग के। दिस इज द रीजन, नोट कर लीजिए। प्रिंस अंकित का है, यदि कंक्रीट भी लैब में बनाएंगे तो फैक्टर। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें बिल्डिंग बनानी है अपने घर पे, तो क्या तुम कंक्रीटिंग लैब से बना के लाओगे? हैं अंकित? सी एरिया का इफेक्ट भी पड़ता है क्या? ये क्या है? यस लोड इंक्रीज करेंगे तो फेल कर जाएगा। यस ये जो अगर इसमें हम देखें तो हम ये जानते हैं कि परमिसेबल स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस क्या होता है, ये हो जाएगा Fy डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से करते हैं। तो अगर स्ट्रेस थोड़ी बहुत ज्यादा हो भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें तो फेल ही होगा, और इसमें ओनली एक्सट्रीम फाइबर फेल होगी, एक्सट्रीम सर फाइबर फेल होगी, बिलो वाली सेफ रहती है। ठीक है, किसका डाउट था? ये चंदन। चलो तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये हो गया, इसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं परमिसेबल स्ट्रेसेस फॉर स्टील। स्टील के लिए परमिसेबल स्ट्रेस कितना होगा और वैल्यू क्या होगी, तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो हियर आर द वैल्यूज। तो परमिसेबल स्ट्रेस फॉर एनफोर्समेंट यानी कि स्टील टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, माइल्ड स्टील के लिए, मीडियम के लिए HYSD 415 के लिए और 500 के लिए। अगर मैं सिग्मा एसटी की बात करता हूं, सिग्मा एसटी की बात करता हूं, तो सिग्मा एसटी हो जाएगा, अगर बार का डाया 20 mm या उससे कम है तब उस केस में माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू होगा 140, 350 के लिए मीडियम स्टील के लिए हो जाएगा 190, HYSD यानी कि 415 के लिए हो जाएगा 230 एंड 500 के लिए हो जाएगा 275 मेगापास्कल। अगर बार का डाया 20 mm से ज्यादा है तो माइल्ड स्टील के लिए होगा 130, इन सब के लिए वैल्यू सेम रहेगा। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है सिग्मा सीसी, सिग्मा सीसी अगर आता है, सीसी नहीं सिग्मा एससी, ये एससी होगा, सिग्मा एससी स्ट्रेस, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, सिग्मा एससी। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए 190, 350 के लिए 190 एंड HYSD के लिए 190, 500 यूज नहीं करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन यानी कि कॉलम में। और ये डेटा आपको याद ही रखना है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। लिखो, so this is the permissible stress in steel. राजन का स्टेटमेंट है, सर सिंस रिजर्व स्ट्रेंथ एग्जिस्ट इन द बेंडिंग कंप्रेशन ड्यू टू दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंटेंट मोर देन द एक्सियल कंप्रेशन। उल्टा लिख दिए बेटा, लेस देन द एक्सियल कंप्रेशन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग के अंदर लेस होता है ना।
3 होता है, एक्सियल कंप्रेशन में 4 होता है। आपने मोर की जगह लेस लिखो तब ठीक है। इतना डेटा कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन बनाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 1.8 से डिवाइड करने पर 194 आ रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू देता है। हम लोग जो वैल्यू लिखे हैं वो यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लिखे हैं, जो वैल्यू रहता है। प्रिंस एंड प्रवीण, तो जो जो डेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारा आपको याद रखना है, और ये अक्सर एग्जाम में आते भी हैं। याद रखने का तरीका क्या? सबसे बढ़िया प्रॉब्लम्स बनाओ, जितने प्रॉब्लम्स बनाओगे उतना डेटा याद रह जाएगा। सो दिस इज द परमिसेबल स्ट्रेस फॉर एनफोर्समेंट। टेंशन के लिए ये वैल्यू होगी, कंप्रेशन के लिए ये वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम कंप्रेशन के लिए बात करते हैं, यानी कि कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट के लिए अगर हम देखेंगे तो परमिसेबल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट तरीके से जब हम कंप्रेस और ये अप्रोक्सीमेट इतना डेटा कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन बनाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 1.8 से डिवाइड करने पर 194 आ रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू देता है। हम लोग जो वैल्यू लिखे हैं वो यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लिखे हैं, जो वैल्यू रहता है। प्रिंस एंड प्रवीण, तो जो जो डेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारा आपको याद रखना है, और ये अक्सर एग्जाम में आते भी हैं। याद रखने का तरीका क्या? सबसे बढ़िया प्रॉब्लम्स बनाओ, जितने प्रॉब्लम्स बनाओगे उतना डेटा याद रह जाएगा। सो दिस इज द परमिसेबल स्ट्रेस फॉर एनफोर्समेंट। टेंशन के लिए ये वैल्यू होगी, कंप्रेशन के लिए ये वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम कंप्रेशन के लिए बात करते हैं, यानी कि कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट के लिए अगर हम देखेंगे तो परमिसेबल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, ये अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। पहला हो जाएगा परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। अब यहाँ पे एक टर्म्स लिख रहा हूं मैं, सिग्मा CBC। ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। सिग्मा CBC, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। एक्चुअल में ये है, उसको मैं जूम करके लिख रहा हूं, इसलिए ये जो डिनोट करता है ये हो जाएगा परमिसेबल स्ट्रेस। ये डिनोट करता है परमिसेबल स्ट्रेस। ये डिनोट कर रहा है कंक्रीट को, ये डिनोट कर रहा है बेंडिंग को, और ये डिनोट कर रहा है कंप्रेशन को। तो सिग्मा CBC क्या हो जाएगा? परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो बेंडिंग कंप्रेशन में अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ये आ जाएगा दैट इज FCK/3 से। तो ये आ जाएगा मेरे पास FCK/3 से। तो सिग्मा CBC जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा? दैट इज सिग्मा CBC हो जाएगा दैट इज अप्रोक्स FCK/3। क्लियर है? तो M10 में 10 हो जाएगा FCK 10/3, तो ये 3.33 समथिंग कुछ बनेगा, तो हम लोग 3 के लिख देते हैं। 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5,
20 से डिवाइड करेंगे तो 7, 25 में करेंगे तो 8.5, 30 के लिए 10 और 35 के लिए 11.5। ये आ जाता है सिग्मा सीबीसी का वैल्यू, जो कि एफ सी के बाई 3 अप्रोक्स आपको आइडिया मिल जाएगा, उसके हिसाब से रखना है। डायरेक्ट कंप्रेशन में होगा दैट इज द सिग्मा सीसी, और ये हो जाएगा अप्रोक्स एफ सी के बाई 4 से, एफ सी के बाई 4 से, एंड एफ सी के बाई 4 का मतलब 10/4 तो ये हो जाएगा 2.5, 15/4 तो ये हो जाएगा 4, 20/4 दैट इज द 5 एंड सो ऑन लाइक दैट हम लोग इसमें लिखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस जो है ये कंप्रेशन में है, ये बेंडिंग कंप्रेशन में, ये डायरेक्ट कंप्रेशन में, और ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी दैट वैल्यू इज दिस वन। अब इस टेबल में आपको जो डेटा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो याद रख लीजिएगा ओनली ये वाला, बस ये 3 डेटा आपको याद रखना है, बाकी की जरूरत नहीं है। बाकी के लिए आपको टेबल में गिवन होगा, या आप जैसे प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बट ये वैल्यू तो याद होना ही होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछी भी गई है। पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, नोट करिए। लिखो इसको। सर ये वैल्यू एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.8 करके ही आई है क्या? हाँ बिल्कुल वही आई है प्रेमदत्त, आपने जो पहले टेबल लिखा है दैट इज फ्रॉम द एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.8।
ये सभी वैल्यू एमपीए में ही है ना। बताओ स्ट्रेस की यूनिट एमपीए ही होती होगी। हाँ जी, ये सारी वैल्यू एमपीए में है भाई, मेगा पास्कल। स्ट्रेस का यूनिट मेगा पास्कल ही होता है। ओके, सो दिस इज द नोट करके लिखो एट द एंड, नोट करके लिखिए। अगर हम लोग विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक फोर्स, when wind oblique earthquake forces are considered in design, then permissible stresses in steel and concrete दोनों के लिए when नोट करके लिखो। ये सभी वैल्यू एमपीए में ही है ना। बताओ स्ट्रेस की यूनिट एमपीए ही होती होगी। हाँ जी, ओके, सो दिस इज द नोट करके लिखो एट द एंड, नोट करके लिखिए। अगर हम लोग विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक फोर्स, when wind oblique earthquake forces are considered in design, then permissible stresses in steel and concrete दोनों के लिए are increased by 33.33%। जब हैं विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स का इफेक्ट अगर हम शामिल करते हैं, देन द वैल्यू इज इंक्रीज बाय 33.33%। जो भी स्टील और कंक्रीट के लिए हमने वैल्यू लिखा है, दैट वैल्यू इंक्रीज बाय दिस वन। नोट करिए सर, टेंसाइल स्ट्रेस एफसीटी ही है ना, सिग्मा है? हाँ, एफसीटी लिख सकते हैं। चलिए, ओके, तो यहां तक हमने WSM का बेसिक पार्ट देखा, जिसके अंदर हमने जो है परमिसेबल स्ट्रेस क्या होती है और स्टील और कंक्रीट के लिए अलग अलग पैरामीटर में क्या क्या वैल्यू होगा, वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट।